अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। साथियों, मैं और मेरी टीम शोबिज़ गुरु के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमने फ़िल्म मेला के हवाले से गुफ्तगू की थी और उसमें अलाउद्दीन साहब का ज़िक्र किया था। अलाउद्दीन साहब ने उस फिल्म में हीरोइन के वालिद का किरदार अदा किया था। अब हम चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। दिलीप साहब की मुलाकातें होती रहीं नौशाद साहब के साथ और एस.यू. सनी के साथ, जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, और वो कहानी को, आउटडोर शूटिंग के मकामात को और बाकी सीनों को आपस में डिस्कस करते रहे। बातें आगे चलती रहीं, बढ़ती रहीं। मेला फिल्म में सिर्फ एक गाना जो उसका टाइटल सॉन्ग था, ये ज़िंदगी के मेले, वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। बाकी तमाम गाने जो थे वो मुकेश साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे। मुकेश साहब ने इस फिल्म में जो गाने गाए उनमें सबसे मशहूर वो गाना था, गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। इस गाने को भी बड़ी शोहरत मिली थी, लेकिन एक दफ़ा फिर मोहम्मद रफ़ी साहब टॉप पे रहे और वो गाना जो टाइटल सॉन्ग था, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, वो गली गली गूंजने लगा। इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब का जो किरदार था वो एक नौजवान आशिक का किरदार था, और क्या उदासी और अफसुर्दगी जो उसका पीछा करती है, वो गमों का मारा, वो हालात का मारा हुआ किन किन हालात से गुज़रता है, वो जब स्क्रीन पे लोगों ने देखा तो लोग अश अश कर उठे। और दिलीप साहब की चंद मशहूर फिल्मों में से, जो बहुत ज़्यादा मशहूर, वैसे तो हर फिल्म लोगों को सिर्फ इतना कहना काफ़ी होता था कि दिलीप साहब की फ़िल्म लग गई है, लोग उठ के भाग पड़ते थे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा उनकी मकबूल फिल्में थीं उनमें से मेला भी एक फ़िल्म थी। मेला के हवाले से हम आपको एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाते हैं। मेला वो वाहिद फ़िल्म थी जो दिलीप साहब के वालिद साहब ने सिनेमा में जाके देखी थी। उससे पहले दिलीप साहब के वालिद साहब ने सिनेमा में जाकर कोई फिल्म नहीं देखी थी। दिलीप साहब इस वाक़या को यूँ बयान करते हैं कि आगा जी के एक दोस्त और उमर चाचा, ये तीन लोग चले गए फिल्म देखने के लिए। आगा जी के दोस्त और उमर चाचा आगा जी को लेके गए। आगा जी ने जाके सिनेमा में बैठ के वो फिल्म देखी और फिल्म देख के वो उमर चाचा के साथ वापस घर आ गए। दिलीप साहब उस दिन जब अपने काम से फारिग होके स्टूडियो से घर पहुंचे तो थोड़ा जल्दी चले गए थे। आगा जी ने उनको तलब किया, यूसुफ मुझसे मिल के जाओ। दिलीप साहब कहते हैं कि मैं जब आगा जी के कमरे में पहुंचा तो वहाँ उमर चाचा पहले से मौजूद थे, और उमर चाचा के होंठों पे एक दबी दबी मुस्कुराहट थी जिसमें शरारत का आंसर जो है वो बहुत वाज़ेह दिखाई दे रहा था, बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा था। मैं समझ ना सका, भांप ना सका कि मामला क्या है और क्यों उमर चाचा जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं बड़े धीमे धीमे लहजे में, और आगा जी ने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया है। खैर, मैं जाके आगा जी के सामने बैठा तो आगा जी ने मुझसे कहा कि यूसुफ यार, वो लड़की कौन है और कहाँ रहती है। दिलीप साहब कहते हैं, जी मैंने उनसे पूछा कि आगा जान, कौन सी लड़की। यार, वो जिसके लिए तुम इतना उदास फिरते हो, जिसके लिए तुम इतना रोते पीटते हो, और तुमने अपने ऊपर उसके गम को हावी किया हुआ है, उसके गम को तारी किया हुआ है, वो कहाँ रहती है, मुझे बताओ, मुझे उसके घर लेके जाओ, मैं फ़ौरन से पहले तुम्हारी उसके साथ शादी करवा दूंगा और मुझे उसके माँ बाप से मिल के मैं सारी हकीकत उनको बता दूंगा। दिलीप साहब कहते हैं कि उस वक़्त मेरा दिमाग घूमा। उस वक़्त मुझे समझ आई कि ये मामला क्या है। तो फिर उमर चाचा ने मुझे बताया कि आगा जी और मैं आगा जी के एक दोस्त के साथ मेला फ़िल्म देख कर आए। उमर चाचा ने कहा कि फ़िल्म देखते हुए मैंने तुम्हें बड़े गौर से देखा कि यहाँ आम ज़िंदगी में तुम कैसे लगते हो, हमारे साथ तुम कैसे बातचीत करते हो,
तुम्हारा उठना बैठना कैसा है, लेकिन यार तुम तो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हो। सिनेमा स्क्रीन के ऊपर तो लगता ही नहीं है कि तुम ये वही यूसुफ हो, वहाँ तो तुम किसी दूसरे सयारे की मखलूक नज़र आते हो। वहाँ तो यूँ पता चलता है कि हम कोई और हैं और तुम कोई और हो। वहाँ तो हमें समझ नहीं आई कि तुम क्या करते रहते हो। बात आगा जी ने फिर छेड़ दी। आगा जी ने कहा कि यूसुफ, तुमने मुझे बताया नहीं उस लड़की के बारे में। दिलीप साहब कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से आगा जी को समझाया, उन्हें बताया कि ये सब कुछ फ़र्ज़ी था। आप जैसे कोई किताब पढ़ते हैं या कोई नावल पढ़ते हैं तो उसमें हीरो या हीरोइन का किरदार होता है, और इसी तरह फ़िल्म भी किसी न किसी नावल पे बेस करके बनाई जाती है। उसकी कहानी जो है वो किसी नावल से ली जाती है, या जो लिखारी हैं उनके जहन की इख्तरा होती है। तो ये सब कुछ फ़र्ज़ी होता है। जो आप देख कर आए हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए कि आपने एक किताब पढ़ी है। दिलीप साहब कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से आगा जान को वो सब कुछ समझाया, और मैंने ये भी समझ लिया कि ये सारी शरारत जो थी ये उमर चाचा की गई थी। उमर चाचा ने आगा जान को ये नहीं बताया था, ये एक कहानी है, ये फ़र्ज़ी तौर पर तमाम किरदार तख्लीक किए गए हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा कुछ भी उमर चाचा ने नहीं बताया। और दिलीप साहब कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से आगा जान को सब कुछ समझाया और उनको बताया कि ये सब कुछ फ़र्ज़ी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं तो दिलीप साहब कहते हैं कि मुझे ये ख़तरा पैदा हो गया था कि आगा जान जो है वो उमर चाचा को साथ लेंगे और नरगिस की तलाश में निकल खड़े होंगे कि नरगिस कहाँ रहती है, कौन है, उसके आगे पीछे कौन है, उसके वालिदैन कौन है। लेकिन एक कहानी जो थी वो इस फिल्म से बन चुकी थी। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। लोग सिर्फ ये जानते हैं कि कामनी कौशल और उसके बाद मधुबाला जो थी वो दिलीप साहब के करीब रहीं, लेकिन बदकिस्मती से कामनी कौशल और मधुबाला इन दोनों के साथ दिलीप साहब की शादी ना हो सकी। उनकी शादी या उनका जोड़ किस्मत में सायरा बानो के साथ लिखा हुआ था, तो शादी तो सायरा बानो के साथ हुई। मेला फिल्म के बाद दिलीप साहब और नरगिस एक दूसरे के करीब आने लगे। इस बात का बहुत कम लोगों को मालूम था। इस बात का इल्म स्वाय दिलीप साहब के और एक दो लोगों के, जिनमें के आसिफ साहब शामिल हैं, उनको पता था। बाकी किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। उसके बाद ये कहानी कहाँ तक पहुँची, इसका अंजाम क्या हुआ और इस कहानी में क्या क्या मोड़ आए, ये हम आपको अगले किसी प्रोग्राम में बताएंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।